हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की। तो देखो, थर्ड यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। हमने पहली यूनिट पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा कि जो चार्ज है वो कैसा होता है रेस्ट कंडीशन में, और जब रेस्ट कंडीशन में जो भी चीजें हमने पढ़ी, जैसे आपने पोटेंशियल पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, ठीक है, तो इनमें हमने चार्ज हमेशा रेस्ट कंडीशन में माना, ठीक है। सेकंड वाले में पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्ज मोशन में आ गया तो उसकी वजह से बनी क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो सेकंड यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड चीजें पढ़ी। अब आगे देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के तीन इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, या फिर हो सकता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ठीक है। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ते हैं कि भैया अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रही है तो उसके आसपास हीट जनरेट होगी, ठीक है। जैसे आपने हीटर देखा होगा, गीजर देखा होगा, वो सभी के सभी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा है ना। क्या होता है कि भैया हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास करवाते हैं, वो आयंस में डिवाइड हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं। अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हम डील करते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट क्या है हमारी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो, एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड, वो एक्चुअल में क्या कर रहे थे, वो अपनी क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ लगभग इस प्रकार का था, ठीक है। तो देखो ये है ऐसा, ठीक है। जैसे स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुई, ठीक है। इस तरीके से करंट फ्लो हो रही थी, मतलब था पूरा सेटअप जो भी सा भी था, लेकिन हमने एक बेसिक सा सेटअप बना रखा है कि यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, यहाँ पे की लगाई, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही, ठीक है। तो वो इस तरीके से कुछ अपने क्लास को कुछ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या देखा कि भैया यहाँ पे बगल में एक मैग्नेटिक कंपास है। क्या है? मैग्नेटिक कंपास है। और देखा कि भैया की जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या कर रही है, वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। क्या कर रही है? वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन शो कैसे कर रही है? तो देखा, उसने देखा, सोचा कि भैया ये क्या था, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास कब काम करता है, जब आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए मैग्नेट का होना जरूरी है, लेकिन आसपास कोई भी मैग्नेट था नहीं, तब भी ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा, ठीक है। उसने क्या किया, फिर स्विच ऑन किया, तो ऑन किया तो ये डिफ्लेक्शन शो होने लगा। ऑफ किया तो फिर से इसने अपनी पोजीशन वापस पोजीशन पे गया। फिर उसने ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो ये क्या करता रहा, ये डिफ्लेक्शन शो करता रहा। जैसे ऑन हो रहा, करंट फ्लो हो रही, डिफ्लेक्शन आ रहा, ऑफ हो रहा तो डिफ्लेक्शन रुक जा रहा। फिर उसने क्या किया, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में भेजा, करंट को इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में भेजा। अपोजिट डायरेक्शन में भेजने के लिए क्या किया, टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, बड़ा टर्मिनल इधर लगा दिया। अब क्या किया, जैसे ही ऑन किया, करंट आया, करंट आने की वजह से फिर से डिफ्लेक्शन आने लग गया, ऐसे डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो यहां से देखा उसने कि भैया स्विच ऑन ऑफ करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट
प्रोड्यूस हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफ कर रहे हैं डिफ्लेक्शन रुक जा रहा, ऑन कर रहे हैं डिफ्लेक्शन आ रहा, ऑफ कर रहे हैं डिफ्लेक्शन रुक जा रहा है, ऑन कर रहे हैं डिफ्लेक्शन रुक जा रहा है। तो ऑरस्टेड ने कहा कि भैया ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हो ना हो उसका सोर्स कौन है, ये जो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है वही है। तो वहां से ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि whenever there is a current in a conductor, magnetic field produces around it। ठीक है, तो क्या कहा ऑरस्टेड ने कि भैया जब कभी भी किसी कंडक्टर में करंट होगी तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या है बेटे, मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो कि हम इस यूनिट में यही तो पढ़ रहे हैं, थर्ड यूनिट में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट आ कहां से रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वजह से आ रहा है। तो ऑरस्टेड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें एक्सीडेंटली ये पाया कि भैया कि किसी कंडक्टर में अगर करंट होती है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऑरस्टेड ने ये तो बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा बेटे, डायरेक्शन भी होगा। क्यों होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? यहाँ पे मैग्नेटिक कैसे पता कि भैया वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता कि भैया डायरेक्शन होगा? क्योंकि जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज किया वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन था उसमें क्या आने लगा, चेंज आने लगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, वहां पे डायरेक्शन भी था। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। किससे दिया जाता है? राइट हैंड थंब रूल से, या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया जाता है। ऑरस्टेड ने क्या बताया? ऑरस्टेड ने बताया कि भैया अगर किसी कंडक्टर में करंट है तो उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का पता कैसे चला? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है बेटा राइट हैंड थंब रूल से और या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये है करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सपोज मुझे इस पॉइंट पी की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड को यूज करेंगे, ठीक है, और राइट हैंड का जो थंब होता है उसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और बाकी सारी फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, बाकी सारी फिंगर्स को इस तरफ रखा जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब इनको घुमा देते हैं, तो जो ये घूमती हुई फिंगर्स हैं देखो किस तरफ के लिए घूम रही हैं, अंदर के डायरेक्शन में घूम रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये कैसा है, ये है इनवर्ड। कैसा है बेटे, इनवर्ड। अच्छा, अगर इस तरफ के लिए पूछा जाता तो इस तरफ के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और बाकी सारी फिंगर्स को हमने उस तरफ रखना है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, बाकी सारी फिंगर्स को हमने उस तरफ रखा जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। अब इन्हें घुमाओ, कर्ल करो, देखो किस तरफ के लिए घूम रही है, सारी की सारी बाहर की तरफ के लिए घूम रही है। कहां घूम रही है, बाहर की तरफ घूम रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटे, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड। क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इनवर्ड है और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये क्या है, ये है आउटवर्ड है, ठीक है। अब एक और करके देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट P में और Q की तरफ करना है फाइंड, तो पहले Q की तरफ देख लेते हैं। तो Q की तरफ के लिए हम क्या करेंगे, थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, बाकी सारी फिंगर्स को इस तरफ रखा, घुमाया, तो देखो सारी के सारी फिंगर्स किस तरफ के लिए घूम रही हैं, अंदर के लिए घूम रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये क्या है बेटे, इनवर्ड। और इस तरफ के लिए करेंगे तो इसके तरफ के लिए क्या करेंगे, इस तरफ के लिए देखो इस तरीके से हमने करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, बाकी सारी फिंगर्स को किधर रखा, मैग्नेटिक फील्ड जिधर हमें फाइंड करना है। अब इन्हें घुमाओ, देखो सारी फिंगर्स बाहर के लिए घूम रही है ना, हाँ, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ आउटवर्ड।
ठीक है। अच्छा, अब हम बार बार इनवर्ड और आउटवर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरो है इस तरीके से, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक एरो है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चलाते हो, अगर आपने एरो चलाया तो आप चलाओगे तो एरो ऐसे तो चलाओगे, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से मेरी तरफ चलाओगे एरो तो ऐसे ही तो आएगा ना। तो ये आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा, तो मतलब आपको क्या दिखाई देगा, आपको उसका पीछे का पार्ट दिखाई देगा। तो अगर मैं इसी तीर को ले लूं, तो आपने अगर तीर चलाया तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको उसका पीछे का पार्ट दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा, ऐसा ना। तो अगर ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब आपसे दूर जा रहा है, और मैं इसे बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्रॉस को हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, इनवर्ट के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपकी तरफ तीर चलाता हूं तो क्या होगा, आपकी तरफ ऐसा आएगा, आपको क्या दिखाई देगा, उसका टिप दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, टिप दिखाई देगा। अभी इसका पीछे का पार्ट नहीं दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा बेटा, इसका टिप दिखाई देगा। तो अगर आपको टिप दिखाई दे रहा है, इसका टिप टिप दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है, ये हो गया आउटवर्ड। ये क्या हो गया, आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। और इनवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो इनवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, और आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे, इस एरो को याद रखोगे, और ये याद रखोगे कि अगर आप चला रहे हो तो आपसे दूर जा रहा है, कोई आपकी तरफ चला रहा है तो ये आपकी तरफ आ रहा है, और आपको क्या दिखाई देगा, उसका टिप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, इसी को अगर हम मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को भी अगर जानने की कोशिश करें, तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कुछ ऐसा ही है, और क्या है, बहुत आसान सा ही है। स्क्रू रूल है, तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं, स्क्रू बना देते हैं। ये हमने इस तरीके से ये बना दिया स्क्रू, ठीक है। तो जो इसका पॉइंटेड टिप है, ये क्या बता रहा होगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा बेटे, डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब जो ये पॉइंटेड टिप होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब अगर आपको इसको टाइट करना है तो टाइट करेंगे, कैसे टाइट करेंगे, देखो इस तरीके से मैंने पकड़ा, इस तरीके से मैं इसे टाइट कर रहा हूँ, इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये वाली फिंगर्स है, देखो ये सारी की सारी अंदर की तरफ जा रही है, और ये वाला जो थंब है, ये देखो किस तरफ ले आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। देखो ऐसे घूम रहा है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कैसा होगा बेटे, इनवर्ड। कैसा होगा, इनवर्ड। और यहाँ पे जो थंब आ रहा है वो बाहर की तरफ है, तो इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ। यही चीज अगर मैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखूं, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से भी तो सेम हो रहा है कि थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, बाकी सारी फिंगर्स को उस तरफ रखा जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, घुमाओ। तो देखो सारी की सारी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो चुका है, इनवर्ड। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो गया, वो इस तरीके से बाहर की तरफ हो गया, ये हो गया आउटवर्ड, ठीक है। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी वही बताता है, राइट हैंड थंब रूल भी वही बताता है। तो आप दोनों में से जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब ऑरिस्टेड ने बताया कि भैया अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड बताया किसने, ऑरिस्टेड ने। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलता है, वो मिलता है राइट हैंड थंब रूल से या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से मिलता है, ठीक है। इन दोनों में से किसी से भी यूज करते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है। बात समझो क्या कह रहे हैं कि भैया ऑरिस्टेड ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, करंट आ रही है किसी कंडक्टर में, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ये ऑरिस्टेड ने बताया, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन किसने बताया, डायरेक्शन बताया राइट हैंड थंब रूल ने। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू कितनी है, ये बताता है कौन, बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्या कौन बताता है, बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, आप जरा देखो। मान लेते हैं मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम क्या मान लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। क्या मानेंगे, छोटा सा एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ है dl, ठीक है। अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट का जो डायरेक्शन है और जिस पॉइंट की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, मान लेते हैं ये ऐसा,
जिस पॉइंट की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो उनके बीच में एंगल है थीटा। कितने का एंगल है? थीटा का एंगल है। ठीक है, तो ये भी चीजें एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया था। बायो-सैवर्ट्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया, तो क्या पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो कैसा है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कैसा है बेटा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके? करंट के। ठीक है, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? कंडक्टर के लेंथ के। जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किस चीज के? साइन थीटा के। जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इन सबको हम कंबाइन करते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और ये। ठीक है, इनको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है? 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये होता है, इसकी यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है। और ये जो बायो-सैवर्ट ने बताया उसकी वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया एक स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो आया इतना। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसका ही एप्लीकेशन करेंगे, इसको अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसा होता है डिफरेंट कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना आता है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही करेंगे। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।